देखो अभी हम जैसे पढ़ रहे थे कि ईयर जो है उसकी हीरिंग, मतलब ईयर की जो हीरिंग बैलेंस और एकोमोडेशन विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हम चीज़ों को हमको ईयर में हम देख रहे थे। इसमें से दो फंक्शन जो हैं, एकोमोडेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एकोमोडेशन विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा जो बैलेंस है वो हमने देखा था। अब जो स्ट्रक्चर हमको देखना है वो है कॉक्लिया का। ठीक है, कॉक्लिया का जो स्ट्रक्चर है वो कॉक्लिया के स्ट्रक्चर में आपको मैं बताऊंगा। यहाँ तक हमने अभी देखा था। ठीक है, कि किस प्रकार से हमारा बैलेंस होता है। अब जरा ये नीचे वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग होता है, यहाँ तो हमने देख लिया कि बैलेंस कैसे होता है। ये वाला जो भाग होता है, इस भाग में, ठीक है, इस भाग में सुनने का काम करते हैं। ठीक है, हमारा ईयर जो है तो होता है, जो ऑर्गन ऑफ हियरिंग हम जिसको बोलते हैं, वो इस प्रकार, जैसे ये वाला जो हिस्सा होता है उसमें ये एक राउंडेड होता है, ये मतलब एक प्रकार से स्पाइरल होता है, 1 2 एंड हाफ, है ना। यानी ये 2 और 2.5 सर्कल जो होता है, ये घुमा हुआ ऐसा होता है। ठीक है, और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। इसको जब आप अभी मैं डिटेल बताऊंगा तब आप देखोगे समझ में आएगा। इसमें अब ये देखो, यहाँ पर जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर में ये जो अब तीनों जो बोन्स हैं, ये तीनों बोन्स जो हैं, ये तीनों बोन्स का अब यहाँ पर रोल शुरू होता है। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर से जो साउंड वेव्स है, जब ये यहाँ आती है, इससे टकराती है, किससे, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से टकराने के बाद यहाँ पर ये तीनों बोन जो होती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेप्स, ये तीनों बोन को ये क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। तो यहाँ पर जो एक वो होता है, ओपनिंग होती है, जिसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवेलिस। क्या नाम है? फेनेस्ट्रा ओवेलिस या ओवल विंडो। ये ओवल विंडो जो होती है, इसके ये ओवल विंडो में भरा होता है एक्सोलिम्फ या पेरीलिम्फ। देखो मैंने बताया था ये वाला, ये यहाँ पर से ये टच होता है। ठीक है, ये यहाँ पूरा भरा हुआ है पेरीलिम्फ, जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको। अब हम ऊपर वाला हिस्से को नहीं देखेंगे, ये हिस्से वाला अब अपना इसका कोई काम नहीं रहेगा। अब ये नीचे वाला जो काम है, जिसको हम कह रहे हैं कॉक्लिया, इसमें भरा हुआ है पेरीलिम्फ। ठीक है, अब ये जो पेरीलिम्फ है, ये यहाँ से, ठीक है, इसके अंदर भरा हुआ है पेरीलिम्फ। ठीक है, अब इसका एक एक करके हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जो कॉक्लिया होता है, कॉक्लिया इसका इसका ईयर का हीरिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, इसको वेस्टिबुलो कॉक्लियर जो नर्व होती है, ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो होती है, ये सेवंथ जो फेशियल होती है, सेवंथ नर्व का एक ब्रांच होती है। उसके अलावा जो ऑडिटरी नर्व होती है, यानी एर्थ नर्व, इसके द्वारा ये लेकर के जाती है, जो जो वो होती है, जो यहाँ से जो सेंसेस होते हैं, जो स्टिमुलेशन होती है, ये इसको ब्रेन तक लेकर के जाती है। ठीक है, इसमें जो कॉक्लिया जो होता है, वो एक ट्यूब होता है। ये एक ट्यूब के अंदर में एक दूसरी ट्यूब होती है। ठीक है ना, यानी कि जो बाहर बोनी लेबिरिंथ होता है, बोनी लेबिरिंथ के भीतर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ अगर थोड़ा सा पिचक जाए तो उसके कारण क्या होता है कि ट्यूब के अंदर ट्यूब जो होती है वो 3 कैनाल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जो 3 कैनाल का नाम जो है वो है स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनी और स्केला मीडिया। तो ऊपर और नीचे होती है स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनी, बीच में होती है स्केला मीडिया। ठीक है, जो स्केला वेस्टिबुलाई होती है, स्केला वेस्टिबुलाई में और स्केला टिम्पेनी में भरा होता है पेरिलिम्फ, क्योंकि वो तो कंटिन्यूएशन में होती है। और स्केला मीडिया जो होता है, वो स्केला मीडिया में भरा होता है एंडोलिम्फ। ठीक है, ये कॉक्लियर डक्ट भी होती है। ठीक है, अब इसमें इस आउटर जो होती है दोनों होती है, आउटर जो दोनों होती है स्केला टिम्पेनी और स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनी, ये दोनों आउटर होती हैं। स्केला टिम्पेनी और स्केला मीडिया के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम है रीजनल मेम्ब्रेन। अब जरा देखो इस स्ट्रक्चर, ये है स्केला वेस्टिबुलाई, ये है स्केला टिम्पेनी। ठीक है,
वास्तव में इस स्ट्रक्चर को देखने के पहले आप पहले इस स्ट्रक्चर को समझ लो। ये वाला स्ट्रक्चर वापस आए, ये जो बाहर दिख रहा है ये पूरा जो है, ये वाला जो है ये है वेस्टिब्यूल, ठीक है, ये है कॉक्लिया, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं क्या, बोनी लेबिरिंथ, और ये जो वायलेट वाला है ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि अब यहां से हम इसको यहां सेक्शन देखते हैं ऐसे, तो ये वाला जो भाग है ये है स्केला टिम्पेनी, ये है स्केला मीडिया, सॉरी ये स्केला वेस्टिबुलाई, ये स्केला मीडिया और ये स्केला टिम्पेनी, ठीक है। अगर हम इसको सेक्शन देखते हैं, इसके सेक्शन को टीएस जब देखते हैं तो टीएस में हमको ये जो है, हमको यहाँ पर ये वाली जो है ये होगी ऊपर वाली रीजनल मेम्ब्रेन, नीचे वाली बेसिलर मेम्ब्रेन, ये हो गया स्केला वेस्टिबुलाई, ये वाली हो गई स्केला, ये वाली रीजनल मेम्ब्रेन, रीजनल मेम्ब्रेन के नीचे ये हो गया स्केला टिम्पेनी, सॉरी स्केला मीडिया, फिर ये वाली नीचे वाली हो गई बेसिलर मेम्ब्रेन, और सबसे नीचे वाली हो गई क्या हो गई, स्केला टिम्पेनी। तो 1, 2 और 3 ये 3 केनाल दिखती हैं, 2 बीच में मेम्ब्रेन होती है, तीनों केनाल के बीच में, ऊपर वाली मेम्ब्रेन रीजनल मेम्ब्रेन, नीचे वाली मेम्ब्रेन बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। ऊपर जो है स्केला वेस्टिबुलाई में भरा हुआ है पेरिलिम्फ, नीचे स्केला टिम्पेनी में भरा हुआ है पेरिलिम्फ, बीच वाला जो पार्ट है यहाँ पर इसमें भरा हुआ है एंडोलिम्फ, ठीक है। अब जरा इस स्ट्रक्चर पे आ जाओ वापस, ये देखो, ये हो गई ऊपर रीजनल मेम्ब्रेन, नीचे हो गई बेसिलर मेम्ब्रेन, ऊपर स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे स्केला टिम्पेनी, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनी में भरा हुआ है पेरिलिम्फ, ये है स्केला मीडिया, ये पूरा का पूरा हिस्सा ये वाला, ये स्केला मीडिया का है, ठीक है। ये स्केला मीडिया के अंदर भरा हुआ है एंडोलिम्फ, इसके बाहर ये वाला जो हिस्सा है ये है बोनी लेबिरिंथ का जो व्हाइट वाला दिख रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर होती है अब जो मेन जो होता है ये पार्ट होता है स्केला मीडिया के भीतर होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ठीक है, कॉर्टी का ऑर्गन, organ of Corti is the main hearing organ of the human body because it is made of some columnar, cuboidal and pseudo-stratified epithelium. Some stratified epithelium contain sensory cilia, sensory hairs, and another membrane lies in the scala media is tectorial membrane. This is tectorial membrane, very important membrane, ठीक है। अब यहाँ देखें हम कि ये जो स्केला मीडिया इसके अंदर भरा हुआ है एंडोलिम्फ, यहाँ बीच में तैर रही है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पर सेंसरी हेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं और यहाँ पर न्यूरॉन होते हैं, ये न्यूरॉन पीछे जुड़े होते हैं ऑडिटरी नर्व से, ये वाली ऑडिटरी नर्व, ठीक है, 8वीं 8th जो क्रेनियल नर्व होती है उससे। यहाँ पर बीच में एक टनल होती है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें आप देखें कि ये जो स्ट्रक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसलिए है कि जो वो होती है हारमोनियम आपने देखा होगा, या दूसरा और जो उससे उंगलियों से बजाने वाला ऑर्गन जो होता है, एक तो हो गया हारमोनियम, ठीक है ना। जैसे हारमोनियम में किसी एक की के ऊपर हम जब उंगली रखते हैं तो उससे एक आवाज निकलती टू, दूसरे पे निकलती टू, तीसरे पे निकलती टू, अलग अलग, जैसी जैसी हम उसके की के ऊपर उंगली रखते हैं वैसी उससे अलग अलग आवाज निकलती है, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो अलग अलग सेंसरी सेल्स होती हैं, इनमें जो सेंसरी हेयर्स होते हैं ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए ये सेंसिबल होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इनके ऊपर प्रेशराइज करती है उस प्रकार की ध्वनि हमको सुनाई देती है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं, इसके सर बोलते हैं, दामले मैडम बोलती हैं, ठाकुर मैडम बोलती हैं। अगर आपकी क्लास के बाहर से हम चारों में से कोई भी एक आवाज देता है, आप ये समझ जाते हो कि फला टीचर आपको आवाज दे रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम हर एक की जो साउंड की जो पिच है ना,
पिच अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी फ्रीक्वेंसी अलग है, मेरी पिच अलग है, दूसरा व्यक्ति जो बोलेगा उसकी पिच अलग है। आपको हारमोनियम की, बेंजो की, तबले की, बांसुरी की अलग अलग जो वो होती है, अलग अलग जो ऑर्गन होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनकी अलग अलग साउंड होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग साउंड हमको सुनाई देती है। अमरीश पुरी की आवाज में और किशोर कुमार की आवाज में आपको बहुत अंतर समझ में आता है। ठीक है, वहीं पर रानी मुखर्जी गाना गाएगी तो सोचो कैसा लगेगा, और उसी उसी के फेस पे लता मंगेशकर गाना गाती है या अलका याग्निक गाना गाती है। पिक्चर पे, फिल्म में डांस कर रही है कौन? रानी मुखर्जी। लेकिन उसके बैकग्राउंड में साउंड जो उसको आवाज कौन दे रही है? अलका याग्निक। गाना बहुत सुंदर बनता है। लेकिन कल्पना करो कि अगर वही गाने को स्वयं रानी मुखर्जी अपनी आवाज में गाए, तो उसकी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। पूरा गाना क्या होगा? एकदम कर्कश हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर कोई चीज को कोई चीज को अचानक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अरे बंद हो गया क्या? बंद हो गया क्या? तुम चल रहा है? गया था। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, अब यहाँ देखो, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। अभी आप लोग आवाज सुन रहे हो मेरी, और साउंड मतलब पिक्चर भी देख रहे हो आप, है ना? ये मेरे हाथ में एक प्लेट है। इस प्लेट को यहां से मैं छोड़ता हूं, एक आवाज आई आपको? तो ये जो आवाज है, ये आवाज आपको कैसी लगी? मैं माइक ऑन कर रहा हूं, बताओ मुझे। अच्छी लगी या बुरी लगी? ये जो आवाज है, मैं ये प्लेट को अच्छी छोड़ता हूं ऊपर से नीचे, तो एक आपको एक कर्कश आवाज आ रही है ना? तो ये आवाज आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? बुरी लगी। बुरी लगी? नो सर। हाँ, बुरी लगी ना? यस सर। वहीं अगर यस आपको सर। मैं एक कोई गाना सुनाऊं तो वो कैसा लगेगा आपको? है ना? अच्छी लगेगी। अच्छा लगेगा। यही अंतर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, यदि एक रिदम में ये जो सेंसरी हेयर्स हैं, इनके ऊपर ऐसे प्रेशर डालेगी, इस प्रकार से ऐसे प्रेशर डालेगी इस सेंसरी हेयर्स के ऊपर में, तो ये आवाज, वही आवाज हमको अच्छी लगेगी। लेकिन वही अगर एक साथ बहुत सारी, ये जो टेक्टोनियल मेम्ब्रेन एक साथ बहुत सारी सेंसरी हेयर्स को ये यहाँ पर अगर स्टिमुलेट कर दे, तो वो आवाज हमको कर्कश लगती है। ठीक है, आपको दिलवाले दुल्हनिया फिल्म का वो सीन याद होगा जिसमें काजोल, जब ये लोग शाहरुख खान काजोल एक उसमें एक अपने ट्रिप में गए हुए रहते हैं यूरोप में, और वो लोग कोइंसिडेंटली मिल जाते हैं, और उसके बाद फिर एक जगह एक उसमें एक होटल में जब ये पार्टी रहती है, वहां पर उसको ये बजाने के लिए बोलती है। तो वो जो ऑर्गन था, तो काजोल उसको बोलती है शाहरुख खान को पियानो बजाने के लिए। तो वो जो पियानो बजा, जब क्या करता है कि शाहरुख खान उसके ऊपर, पियानो के ऊपर चढ़ जाता है और उल्टे सीधे उस पर हाथ मारने लगता है, तो उसमें जो आवाज निकलती, कैसी निकलती? बहुत कर्कश निकलती है ना? ध्यान करो आप उस सीन को, बहुत कर्कश आवाज निकलती है, और सब लोग उसको बड़े अजीब ढंग से उसको देखने लगते हैं। लेकिन जब काजोल मुड़ जाती है और उसके बाद वो एक रिदम में उसको जब बजाना शुरू करता है, ऑर्गन वही है, ध्यान देना, ऑर्गन वही है, ठीक है ना, पियानो है, इंस्ट्रूमेंट वही है, लेकिन जब उसको एक साथ बहुत सारी की को एक साथ अलग, एक साथ बिना किसी रिदम के बजाने लगे, तो क्या हुआ? उसमें से कर्कश आवाज निकली। लेकिन उसी को जब एक रिदम से बजाए, तो उससे एक बहुत अच्छी मधुर संगीत निकला। ठीक यही चीज जो होती है वो हमारे कान में होती है। ठीक है, ये जो अलग अलग प्रकार की जो आवाजें हैं, ये अलग अलग प्रकार की आवाजें, यहाँ पर जो सेंसरी हेयर्स होती हैं, ये जो सेंसरी सेल्स होती हैं, हर एक सेंसरी सेल्स, यहाँ पर हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में सेंसरी सेल्स होती हैं। ये सेंसरी सेल, हर एक सेंसरी सेल एक एक फ्रीक्वेंसी के लिए, एक एक पिच के लिए, एक एक लाउडनेस के लिए ये स्पेशलाइज्ड होती हैं। वो अलग अलग प्रकार के जो वो होती हैं, जो साउंड वेव्स होती हैं, साउंड फ्रीक्वेंसी होती है, उनको कैच करती हैं। तो ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जिस भी इसके ऊपर, जिस
सेंसरी हेयर के ऊपर प्रेशराइज करती है, वो सेंसरी हेयर स्पेशली वो सेंसरी हेयर स्टिमुलेट होकर के जो वो होता है जो स्टिमुलेशन होता है उसको ब्रेन तक ले जाती है और हम उस साउंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, अब जरा देखो ये फंक्शन करता कैसे है। ठीक है, इस चित्र को देखो। अब यहाँ देखो ये जो साउंड वेव्स हैं, ये साउंड वेव्स यहाँ से यहाँ तक के अंदर आती हैं। ये अंदर आकर के ये जो ईयर ड्रम है या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इसको वाइब्रेट करती है। तो इससे क्या होता है, ये लूजली अटैच ये तीनों बोन जो है, कौन कौन सी, मेलियस, इंकस और स्टेप्स, ये तीनों बोन को ये वाइब्रेट करती हैं। ये तीनों बोन जब इस प्रकार से वाइब्रेट होती हैं, ऐसे वाइब्रेट होती हैं, तो ये यहाँ से ये जो पेरिलिम्फ है इसको वाइब्रेट करती है। ये पेरिलिम्फ को वाइब्रेशन से क्या होता है कि यहाँ पर जो रीजनर मेम्ब्रेन है, ये रीजनर मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है। रीजनर मेम्ब्रेन के वाइब्रेट होने से अंदर का एंडोलिम्फ वाइब्रेट होता है। एंडोलिम्फ वाइब्रेट होने से यहाँ से जो अंदर जो एंडोलिम्फ है, ये वाइब्रेट होने से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जब वाइब्रेट होती है तो यहाँ पर से ये स्टिमुलेट करती है किनको, यहाँ पर जो सेंसरी हेयर्स हैं उनको स्टिमुलेट करती है। ठीक है, तो जिस सेंसरी हेयर को स्टिमुलेट करती है वो सेंसरी हेयर क्या होती है, स्टिमुलेट होकर के वो ब्रेन तक के मैसेज को पहुंचाती है कि ऐसा साउंड सुनाई दे रहा है। ठीक है, अब इसका जो लास्ट पार्ट जो होता है कॉक्लिया का अल्टीमेट जो पार्ट होता है यहाँ पर आकर के, ये कहलाता है हेलिकोट्रिमा। तो सामान्य रूप से हम जो साउंड जो सुनते हैं, साउंड वेव जो होती है वो यहाँ से यहाँ के आते तक के समाप्त हो जाती है। लेकिन कई बार ये साउंड वेव्स जो होती है इतनी ज्यादा इतनी तेज होती हैं कि ये यहाँ से घूम करके ये वापस बाहर निकलती हैं और निकल के ये वाला जो राउंड विंडो है जिसको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा रोटंडस, ये वाला। ठीक है, इस फेनेस्ट्रा रोटंडस से साउंड वेव्स बाहर निकल करके ये यहाँ से ये चली जाती है यूस्टेचियन ट्यूब में। ठीक है, ये यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा ये, अब देखो क्या होता है कि आप जा रहे हो, रास्ते से जा रहे हो, आपको नहीं मालूम है, दिवाली का समय है, किसी ने अचानक आपके पास में बम फोड़ दिया, बहुत जोर से पटाखा फूटा, तो क्या होता है, अचानक जैसे बम फूटा ऐसा मुंह खुल जाता है ना, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ये इसको आप रोक नहीं सकते, ये अपने आप होने वाला है। जैसे ही बहुत जोर की आवाज होती है, अचानक ऐसे मुंह खुल जाता है, होता है ऐसा कई बार। वो दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ज्यादा साउंड आपके अचानक कोई कोई बहुत ज्यादा साउंड, आप किसी मतलब पढ़ाई कर रहे हो, कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे हो, अचानक कोई जोर से किसी ने दरवाजा खोल दिया या प्लेट गिर गई या कोई चीज जोर की आवाज हुई, तो अचानक क्या होता है, ऐसा मुंह खुल जाता है। उसका कारण ये है कि यहाँ से जो साउंड वेव्स हैं, जब ये साउंड वेव्स यहाँ से पेरिनियम को यहाँ पर वाइब्रेट करते हुए जाती हैं और ये सामान्य रूप से यहाँ के आते तक ये समाप्त हो जाती है, इनकी जो वो होती है इंटेंसिटी जो होती है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन हाई इंटेंसिटी की जब यहाँ पर से घूम घूम करके ये पूरे यहाँ तक चली जाती, तो क्या होता है उस समय यहाँ पर से जो एक्स्ट्रा जो साउंड वेव्स होती है वो इससे बाहर निकल जाती है। अब देखो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, यूस्टेचियन ट्यूब का। यूस्टेचियन ट्यूब का मैंने आपको पहले बताया था क्या, जो बॉडी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में जो एकोमोडेशन करती है। अब यहाँ पर दूसरा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जो एक्स्ट्रा साउंड वेव्स है, वो एक्स्ट्रा साउंड वेव्स ये तो बिल्कुल पैक है, इससे तो ये जो वो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है ये तो बिल्कुल पैक है, इससे बाहर तो जा नहीं सकती। तो ये एक्स्ट्रा साउंड जो मेम्ब्रेन जो एक्स्ट्रा साउंड वेव्स जो होती हैं वो यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू फेरिंग से निकल करके हमारे मुंह से बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसीलिए जब बहुत जोर से बम फटता है या बहुत जोर से कोई आवाज होती है तो अचानक एक रिफ्लेक्स होता है और हमारा मुंह आधा खुल जाता है। ये जो मुंह खुलता है ये जो है ये एक रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, चलो ये तो हुआ हमारे हमारे हियरिंग का फंक्शन, समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ। अब जरा इस वीडियो को देखो, इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि ह्यूमन ईयर की एनाटॉमी कैसी होती है। अब यहाँ देखो, ये हो बाद यहाँ से ये हो गया ट्रेगस, ये हो गया ट्रेगस, ये हो गया एंट्री ट्रेगस, ये हो गया एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर। ये वाली जो है ये मेम्ब्रेन है, कौन सी, इंटरनल ऑडिटरी मीटर। ठीक है ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर। ये हो गई टिम्पेनिक मेम्ब्रेन,
ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, बट ये वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें 3D दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से ये 3 बोन जो होती है इस प्रकार से ये अरेंज होती है। ठीक है, ये कहलाते हैं ईयर ऑसिकल्स, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। ये होती मेलियस, यहाँ से और यहाँ से ये जुड़ी होती है, और यहाँ पर इंकस जो इसके इस वाले पार्ट से जुड़ी होती है, और स्टेप्स जो होती है वो इसके मेलियस, इसके इंकस के इस वाले पार्ट से जुड़ी होती है। ठीक है, अब ये जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इस प्रकार से मूव करती है, यानी मैं जो बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो उस बात को, तो आपकी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है मेरी साउंड वेव से मूव कर रही है, जिससे मेलियस, इंकस और ये यहाँ से ये स्टेप्स इस प्रकार से मूव। ठीक है, और यहाँ पर जो फेनेस्ट्रा ओवेलिस जो होता है, इस फेनेस्ट्रा ओवेलिस से पेरिलिम्फ को ये क्या करती है, वाइब्रेट करती है। ठीक है, अब ये जरा कॉक्लिया के भीतर देखो क्या होता है। कॉक्लिया की ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर होगा, मैं जो बता चुका हूँ आपको, सेक्युलर यूट्रिकल का स्ट्रक्चर ये होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा था, 1 2 3, 3 इधर 3 इधर, एक होता है यहाँ पर 4 और एक होता है यहाँ पर 5। एक साइड में 5 दिशाओं पे ये बैलेंस करता है और दूसरे साइड में 5 दिशाओं पे ये बैलेंस करता है, तो दोनों साइड मिला करके 10 दिशाएं टोटल बनती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये वाला जो स्टेलर, ये जो है ये इसमें ये वाला जो है, ये स्ट्रक्चर जो है ये पूरा का पूरा टिम्पेनिक गुल्ला है। इस टिम्पेनिक गुल्ला में ये वाला बोनी लेबिरिंथ है जो व्हाइट दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। ठीक है, ये वाला जो है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ये वाला जो हिस्सा है वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का है। ये हो गया बोनी लेबिरिंथ का, ये पूरा का पूरा, ये वाला हिस्सा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का है। यहाँ पर बोनी लेबिरिंथ में भरा हुआ है पेरिलिम्फ, यहाँ भरा हुआ है पेरिलिम्फ। ये जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का हिस्सा है इसमें भरा हुआ है एंडोलिम्फ। ये वाली है रीजनल मेम्ब्रेन, ये वाली है बेसिलर मेम्ब्रेन, ये है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, Hair cell has tiny hair-like projections, stereocilia, attached to shear, the tectorial membrane above. Shearing inside their cells. These charges make a neural. यहाँ से जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जिस प्रकार से मूवमेंट करेगी, ये क्या करेगी, यहाँ से साउंड वेव्स को लेकर के ये जो ऑडिटरी नर्व है, ऑडिटरी न्यूरॉन के द्वारा, एर्थ क्रेनियल नर्व के द्वारा ये ब्रेन तक पहुंचाएगी। ठीक है, ये तो हुआ स्ट्रक्चर तुम्हारा किसका, ईयर का। अब ये फंक्शन कैसे करता है वो दूसरे वीडियो में आपको दिखाता हूं मैं। देखो इसमें कैसे, ये अब फंक्शनिंग कैसे होती है इसकी। अब ये कॉक्लिया के भीतर देखो, ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, अब यहाँ साउंड का कमाल देखना कि किस प्रकार से साउंड से ये मूव करती है।
तो यहाँ आपने देखा किस प्रकार से ये फंक्शन करता है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ इसमें, ठीक है। अब इस वीडियो में देखो आप कि जो साउंड वेव्स है किस प्रकार से मूव करती हैं और ये अंदर जाकर के किस प्रकार से ये जो साउंड वेव्स हैं ये मूव कर रही है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो साउंड वेव्स है उन साउंड वेव्स को यहाँ पर उस साउंड वेव्स के अनुसार मूव कर रही है। और यहाँ जो जो सेंसरी हेयर्स हैं यहाँ पर, है ना, ये सेंसरी हेयर साउंड वेव्स को लेकर के ये जा रही है कहाँ, ऑडिटरी नर्व के द्वारा ब्रेन तक के पहुंचा रही है। ये इस प्रकार से, तो इस प्रकार से क्या होता है कि स्केला टिम्पेनी जो स्केला जो वेस्टिबुलाई जो होता है, स्केला वेस्टिबुलाई के मूवमेंट से जो पेरिलिम्ब मूव करता है ये इस प्रकार से देखिए आप, है ना, ये स्केला वेस्टिबुलाई से ये साउंड वेव्स आ रही हैं। ये साउंड वेव्स जाकर के क्या कर रही है उधर, ये बता रहा है कि कितनी जो साउंड वेव्स को हम यहाँ सुन सकते हैं, ठीक है। ये कुछ वीडियो जो है यूट्यूब से मैंने आपके लिए निकाले हैं और यूट्यूब से निकाल करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है इसको। तो इस प्रकार से देखिए साउंड वेव जो होती है वो अंदर जाती है और अंदर जा करके ये क्या करती है, जो सेंसरी हेयर्स होती हैं ये सेंसरी हेयर्स को वहां पर जा करके क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। और ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट में ये जा करके क्या करती है, उनको आइडेंटिफाई करने का काम करती है। ये देखिए ये यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देखिए जो साउंड वेव्स हैं ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को मूव करती हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जो सेंसरी हेयर्स हैं ये सेंसरी हेयर्स स्टिमुलेट होती है और ये क्या करती है, यहाँ से ये क्या करती है, यहाँ से जो स्टिमुलेशन है उस स्टिमुलेशन को ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये इस प्रकार से ये देखिए यहाँ से ये स्टिमुलेशन को ये ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये लेकर के चली जा रही है ब्रेन तक की, ये चली जा रही है। क्लियर है ये, इस प्रकार से क्या होता है ये, तो इस प्रकार से क्या होता है ये हियरिंग का जो मैकेनिज्म है इस प्रकार पूरा होता है, ठीक है।